अच्छा जी। सो मैम इलेक्ट्रॉनिक्स वाली क्लास हो रही है, लैब हो रही है कोई सर इशफाक की। चलें ठीक है, मैं इसकी रिकॉर्डिंग को शेयर कर दूंगी, आप लोगों को उससे हेल्प मिल जाएगी। ठीक है। ठीक है। अच्छा जी, हम स्टार्ट करते हैं। ट्रांसड्यूसर चैप्टर 11 है ये आपकी कोर्स बुक का चैप्टर, ट्रांसड्यूसर्स एज इनपुट एलिमेंट्स टू इंस्ट्रूमेंटेशन सिस्टम। सो सबसे पहले हम ये स्पेसिफाई करते हैं कि ट्रांसड्यूसर क्या होता है। आपके पास ये कर्सर आपको नजर आ रहा है स्क्रीन के ऊपर? यस मैम, आ रहा है। ठीक है जी। रेड। ट्रांसड्यूसर बेसिकली एक ऐसा डिवाइस होता है जो कि ना सिर्फ ये कि पहले किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को सेंस करता है, उसको मेजर करके उसको आगे ट्रांसफर करता है आउटपुट के ऊपर, और उसको कन्वर्ट भी करता है इन द फॉर्म ऑफ एनी एनर्जी। ठीक है जी। सो ये डिफरेंस है बेसिकली किसी भी सेंसर और ट्रांसड्यूसर के दरमियान, कि ना सिर्फ ये कि वो सबसे पहले किसी भी इनपुट ट्रांसड्यूसर की फॉर्म में उसको सेंस करेगा। सो अगर आप यहाँ पर ट्रांसड्यूसर के कंपोनेंट्स को देख रहे हो तो उसके अंदर एक इनपुट डिवाइस होता है और इस एंड के ऊपर एक सेंसर लगा हुआ होगा जो कि उसको सेंस कर रहा होगा। द फर्स्ट टास्क विल बी कि वो उसको सेंस करेगा, उसके बाद वो उसको मेजर करके किसी रिस्पेक्टिव इनपुट आउटपुट के ऊपर कन्वर्ट करने के लिए उसके अंदर एक कंट्रोल्ड सिस्टम लगा होगा। जैसे सपोज उसने यहाँ पर कुछ भी मेजर किया इनपुट पे, सपोज उसने करंट मेजर किया या वोल्टेज सिग्नल मेजर किया, तो उसको एम्पलीफाई करना है एम्पलीफायर के थ्रू, और आउटपुट पे उसने लाउड स्पीकर पे देना है। सो ये आउटपुट ट्रांसड्यूसर होगा जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को साउंड एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा होगा। ठीक है। और आपके पास जो ये सेंटर का पार्ट था, ये सारा कंप्लीट जो ब्लॉक बन रहा है ये ट्रांसड्यूसर कहलाता है। ठीक है जी। सो इसके अंदर एक सेंसर भी होगा, कोई भी सिग्नल कंडीशनिंग यूनिट होगा जो कि ये कंट्रोलर है, जो कि इस केस के अंदर तो सिर्फ एम्पलीफायर है, इसके अलावा ये कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है मजीद। अच्छा, यहाँ पर हम डिफ्रेंशिएट करते हैं बिटवीन सेंसर एंड ट्रांसड्यूसर। सो सेंसर बेसिकली क्या करता है कि सेंसर सिर्फ और सिर्फ सेंस करेगा फिजिकल क्वांटिटी को। ठीक है जी। सेंस का मतलब ये है कि आपके पास कोई भी फिजिकल चेंज है, और वो फिजिकल चेंज क्या हो सकता है? वो फिजिकल चेंज टेम्परेचर हो सकता है, वो फिजिकल चेंज आपके पास ह्यूमिडिटी हो सकती है, वो फिजिकल चेंज इन द फॉर्म ऑफ टेम्परेचर हो सकता है, ह्यूमिडिटी हो सकती है, रेजिस्टेंस हो सकती है, ठीक है, करंट हो सकता है, वोल्टेज हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और सेंसर ने सिंपली उसको सेंस करना है। जैसे टेम्परेचर के केस के अंदर अगर हम एक थर्मामीटर कंसीडर करें, सेंसर एक थर्मामीटर कंसीडर कर लें सेंसर की जगह पे, तो हमारे पास वो आउटपुट क्या दे रहा होगा? इन द फॉर्म ऑफ राइजिंग ऑफ मर्करी, यानी कुछ रीडिंग्स दे रहा होगा जिसकी बेसिस पे हम ये कहेंगे कि जी इस टाइम इतना टेम्परेचर है। सिमिलरली एक स्केल भी एक सेंसर है जो कि सेंस कर रहा है किसी भी डिस्प्लेसमेंट को, और यूनिट्स किसकी फॉर्म में दे रहा है? लेंथ की फॉर्म में यूनिट्स दे रहा है, सेंटीमीटर्स या मीटर्स की फॉर्म में दे रहा है। ठीक है। अब आपके पास ये सब की सब जो क्वांटिटीज हैं, ये जो डिवाइसेस हैं वो सेंसर की कैटेगरी में आते हैं। यहाँ पर हमने हरगिज ये बात नहीं की कि वो किसी पर्टिकुलर सिग्नल के अंदर उसको कन्वर्ट भी करेगा किसी एनर्जी के अंदर। ट्रांसड्यूसर आपके पास क्या होता है? ट्रांसड्यूसर आपके पास ये होगा कि उसके अंदर डेफिनेटली एक सेंसर जरूर लगा हुआ होगा। सो सेंसर का मतलब ये है कि आपके पास यानी सबसे पहले एक वर्ड हम यूज करेंगे आगे, प्राइमरी सेंसिंग एलिमेंट। सो प्राइमरी सेंसिंग एलिमेंट उसके अंदर जरूर होगा। प्राइमरी सेंसिंग एलिमेंट का मतलब ये है कि वो एलिमेंट जिसने सबसे पहले किसी फिजिकल क्वांटिटी से उस फिजिकल क्वांटिटी को सेंस किया था। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दी कि आपके पास थर्मामीटर है, जो तो आपने डायरेक्टली उसको जिस बॉडी का या जिस सरफेस का आपने टेम्परेचर मेजर करना है उसके साथ डायरेक्टली इन कांटेक्ट ले आते हैं, तो वो एक प्राइमरी सेंसिंग एलिमेंट या सेंसर होता है जो कि उसके टेम्परेचर को नोट कर रहा होता है। उसके बाद ये जो सिग्नल कंडीशनिंग होता है, ये आपके पास उस जो भी आपके पास सपोज राइज इन मर्करी आया था उसको कन्वर्ट करेगा किसी और फॉर्म के अंदर। जनरली हम थर्मोमीटर की एग्जांपल को इसके ऊपर बिल्कुल एज सच फिट नहीं कर सकते। हम इलेक्ट्रिकल ट्रांसड्यूसर्स अभी और डिफरेंट टाइप के पढ़ेंगे, उसके अंदर वो डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज, टेम्परेचर, प्रेशर, जो हमारे पास 4 टाइप ऑफ फिजिकल यूज होते हैं, वेरिएबल्स यूज होते हैं जो कि इंडस्ट्री के अंदर भी यूज होते हैं। वो 4 वेरिएबल्स आपके पास हैं, टेम्परेचर, फ्लो, प्रेशर एंड लेवल। ठीक है जी। ये 4 वेरिएबल्स हम डिफाइन करते हैं, और किसी ना किसी तरह से हम किसी ना किसी ट्रांसड्यूसर से इन्हीं को मेजर कर रहे होते हैं। ठीक है। सो आपके पास और
इलेक्ट्रिकल ट्रांसड्यूसर का मतलब ये होगा, ये जो टर्म हमने यूज की हुई है, जाहिर है हम इलेक्ट्रिकल का कोर्स पढ़े हैं, तो इलेक्ट्रिकल के कोर्स के अंदर हम जो भी ट्रांसड्यूसर्स पढ़े होंगे वो इलेक्ट्रिकल ट्रांसड्यूसर होंगे। तो इलेक्ट्रिकल ट्रांसड्यूसर वो ट्रांसड्यूसर्स होंगे जो कि किसी भी, चाहे आप उससे कोई भी क्वांटिटी, टेम्परेचर मेजर कर रहे हैं, फ्लो मेजर कर रहे हैं, प्रेशर मेजर कर रहे हैं, लेवल मेजर कर रहे हैं, किसी भी क्वांटिटी को मेजर कर रहे हैं, वो आउटपुट पे जो आपको सिग्नल देगा दैट विल बी आइदर अ वोल्टेज सिग्नल और अ करंट सिग्नल। सो आपके पास वो डेफिनेटली वोल्टेज सिग्नल हो या करंट सिग्नल हो, वो इलेक्ट्रिकल की फॉर्म में होगा, सो इलेक्ट्रिकल सिग्नल होगा। सो इसलिए हम ऐसे ट्रांसड्यूसर को इलेक्ट्रिकल ट्रांसड्यूसर कहेंगे। सो जो आपके पास मैकेनिकल ट्रांसड्यूसर होगा उसका केस वाइस वर्सा होगा, जो कि आउटपुट किसी मैकेनिकल मोशन या मैकेनिकल मूवमेंट की फॉर्म में दे रहा होगा, तो ऐसा ट्रांसड्यूसर मैकेनिकल ट्रांसड्यूसर होगा। सो हम इसको क्लियरली हमें तब समझ आएगा जब हम इसकी डिफरेंट टाइप्स पढ़ेंगे। सो यहाँ पर हमने एक जनरल सा कंपैरिजन किया है सेंसर और ट्रांसड्यूसर का। सेंसर आपके पास फिजिकल चेंज को सेंस करता है, फिजिकल चेंज को सेंस करता है और कन्वर्ट कर देता है उसको किसी रीडेबल क्वांटिटी के अंदर। मैंने आपको सेंसर के अंदर एग्जांपल बताई है, ये उसने डिफरेंट टाइप ऑफ सेंसर्स बताए हुए हैं। इसकी सबसे क्लियर एग्जांपल आपके पास थर्मोमीटर की है, जो कि किसी भी फिजिकल चेंज, जैसे टेम्परेचर था उसको उसने सेंस किया और आउटपुट पे उसने किसी कोई भी रीडेबल यानी राइज ऑफ मर्करी से बता दिया कि ये इसके कि ये इसका टेम्परेचर है। जो कंपोनेंट्स आपके पास, जो कंपोनेंट्स इसके अंदर होंगे, डेफिनेटली सेंसर के अंदर सिर्फ वो खुद ही एक कंपोनेंट होता है। उसके बाद वो उसके फंक्शंस क्या हैं, डिटेक्ट द चेंज एंड इंड्यूसेस द करस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। कोई जरूरी नहीं है कि वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल की फॉर्म में ही आउटपुट देगा, वो किसी भी फॉर्म में दे सकता है। यहाँ पर जनरली जितने भी उसने सेंसर्स मेंशन किए हैं ये इलेक्ट्रिकल सेंसर्स की कैटेगरी में आते हैं, इसलिए ये इसने ऐसे लिखा है, जबकि सेंसर्स कोई जरूरी नहीं है कि वो आपको आउटपुट इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स की फॉर्म में दे रहे हो। उसके बाद हमारे पास ट्रांसड्यूसर्स की कैटेगरी आती है। ट्रांसड्यूसर्स वो डिवाइसेस होंगे जो कि ना सिर्फ ये कि सेंस कर रहे होंगे, सो एक सेंसर एक ट्रांसड्यूसर का पार्ट जरूर होगा, बल्कि वो ट्रांसफॉर्म भी कर रहे होंगे उसको फ्रॉम वन फॉर्म टू एनर्जी। दैट्स वाई ये जो ट्रांसड्यूसर के अंदर टर्म यूज होती है ना, ट्रांस, ये इसलिए यूज होती है। सो सेंसर इसके डिफरेंट पार्ट्स हो सकते हैं। इसके अंदर डेफिनेटली एक सेंसर जरूर होगा और एक सिग्नल कंडीशनिंग यूनिट होगा। सिग्नल कंडीशनिंग यूनिट के अंदर डेफिनेटली वो उसको कोई एम्पलीफायर भी हो सकता है, उसकी जो भी उसको आउटपुट मिल रही है, और उसके बाद उसको वो कन्वर्ट भी करेगा किसी और फॉर्म ऑफ एनर्जी में। हम अभी डिफरेंट टाइप ऑफ सेंसर्स पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। जैसे थर्मिस्टर टेम्परेचर मेजरिंग वो है डिवाइस है जिसको आप यूज करते हैं, तो आपको इनपुट के ऊपर जो आप क्वांटिटी दे रहे होते हैं वो टेम्परेचर होती है, और जो आप आउटपुट पे क्वांटिटी ले रहे होते हैं वो आपके पास इन द टर्म्स ऑफ वोल्टेज या इलेक्ट्रिक करंट होती है। जो उसके बाद आपके पास पोटेंशियोमीटर है। पोटेंशियोमीटर ऑब्वियसली आपके पास आपने जो आम कोर्सेज में पढ़ा हुआ है पोटेंशियोमीटर को, पोटेंशियोमीटर तो हमारे पास वेरिएबल रेजिस्टर होता है, लेकिन बाय वेरिंग द रेजिस्टर हम वोल्टेज की फॉर्म में सिग्नल ले सकते हैं किसी कोई ब्रिज लगा के। और तो आपके पास पोटेंशियोमीटर के टाइप के अभी हम डिफरेंट पढ़ेंगे। हम इसके अंदर प्रेशर सेंसर्स के अंदर बहुत कॉमनली यूज करते हैं प्रेशर ट्रांसड्यूसर्स के अंदर पोटेंशियोमीटर को। थर्मोकपल भी आपके पास एक टेम्परेचर मेजरिंग ट्रांसड्यूसर है, जिसकी आउटपुट आपको पता है कि मिली वोल्ट्स में ये आउटपुट देता है। दैट मीन्स इसकी भी आउटपुट एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल के फॉर्म में आती है। जी सबको आवाज क्लियर आ रही है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है समझने में? मैम आ रही है आवाज। नो मैम। ठीक है, अच्छा जी। उसके बाद हम देख लेते हैं कि हमारे पास इनपुट एंड आउटपुट ट्रांसड्यूसर्स कौन से हो सकते हैं। ये वही बात अभी हमने की थी कि हमारे पास जो भी इलेक्ट्रिकल नॉन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी में सिग्नल्स आ रहे होंगे उसकी आउटपुट हमने कैसे लेनी है। जैसे ये आउटपुट ट्रांसड्यूसर की टर्म के अंदर उसने एक स्पीकर को एक्सप्लेन कर दिया है कि वो आउटपुट में साउंड एनर्जी में उसको कैसे कन्वर्ट करा होगा, कि यहाँ पर उसने कुछ ये वॉइस एक्सप्लेन किया हुआ है। यानी स्पीकर की बेसिकली जो इनपुट होती है वो आपके पास एक इलेक्ट्रिकल इनपुट सिग्नल होता है, और यहाँ पर उसने एक वो बनाया हुआ है, इंड्यूस की हुई है ईएमएफ, और उससे वो किसी एयर मूवमेंट के थ्रू यहाँ पर इस चेसिस बॉक्स के अंदर वाइब्रेशन के थ्रू साउंड वेव्स जनरेट कर रहा है। ये उसने स्पीकर की को एक्सप्लेन किया हुआ है, और यहाँ पर उसने साउंड वेव उसका वाइस वर्सा एक्सप्लेन किया हुआ है कि अगर आप साउंड वेव्स दे रहे हो किसी को इनपुट के ऊपर, तो ये एक यहाँ पर अगर आप गौर से देखें तो ये जो एक बना हुआ है फ्लेक्सिबल डायफ्राम, ये डायफ्राम जो है ये बेसिकली आपके पास एक डिस्क होती है जिसके दो एंड्स इन प्लेसेस के ऊपर फिक्स होते हैं।
ठीक है। और ये जो सेंट्रल पार्ट होता है इसका, इट इज फ्री टू मूव, यानी ये इनसाइड, इस साइड के ऊपर अगर आप प्रेशर अप्लाई करेंगे तो ये आउटवर्ड मूव करेगा, और अगर इस साइड से प्रेशर अप्लाई करेंगे तो वो इस डायरेक्शन के अंदर मूव करेगा। सो ये जो डायफ्राम होता है, अगर आप यहाँ से साउंड वेव्स अप्लाई कर रहे हैं तो ये इनवर्ड मूव करेगा, यानी मैग्नेट की तरफ मूव करेगा। सो इसकी इनवर्ड या आउटपुट मूवमेंट, ये डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर उसने डबल हेडेड एरो से दिखाई हुई है, इसकी इस मूवमेंट की वजह से ये जो बीच में मैग्नेट से उसने वो ले रहा है वो वेरी करेगी आपके पास जो इसकी मूवमेंट है। इस तरह के हमें अभी हम काफी सारे ट्रांसड्यूसर्स पढ़ेंगे, उसकी वजह से यहाँ पर आपके पास जो इलेक्ट्रिकल आउटपुट है, इलेक्ट्रिक आउटपुट सिग्नल, वो वेरी कर सकता है। सो ये एक ऐसा ट्रांसड्यूसर है जो कि साउंड वेव्स को कन्वर्ट कर रहा है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, और ये एक ऐसा ट्रांसड्यूसर है जो कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को कन्वर्ट कर रहा है साउंड वेव के अंदर। सो ये उसने डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रांसड्यूसर्स को एक्सप्लेन किया हुआ है। सो हाउ वी विल सिलेक्ट अ ट्रांसड्यूसर। सो ट्रांसड्यूसर सिलेक्ट करने के लिए कुछ बेसिक क्वेश्चंस हैं कि आप कौन सी टाइप की फिजिकल क्वांटिटी मेजर करना चाह रहे हैं। यानी आपको मैंने फिजिकल वेरिएबल्स बताए जो हम कमर्शियली, जो हमारे पास इंडस्ट्री के अंदर यूज हो रहे होते हैं। वो आपके पास टेम्परेचर है, वो आपके पास फ्लो है, यानी किसी पाइप में से आप लिक्विड का फ्लो या किसी गैस का फ्लो आपने मेजर करना है, या आपके पास लेवल है किसी भी लिक्विड का, किसी उसके अंदर यूनिट के अंदर लेवल को आपने मेजर करना है, और आपके पास फाइनली प्रेशर है। ठीक है। सो ये हमारे पास 4 प्रोसेस वेरिएबल्स होते हैं, कॉमनली प्रोसेस वेरिएबल्स की कैटेगरी में हम इसको लेकर आते हैं। इसके अलावा और बहुत सारे प्रोसेस वेरिएबल्स प्रोसेस वेरिएबल्स कह रही हूँ, डिफरेंट वेरिएबल्स और भी हो सकते हैं, प्रोसेस में भी हो सकते हैं, लेकिन ये हमने स्टैंडर्ड बनाए हुए। सो जिस भी टाइप की क्वांटिटी को आप मेजर कर रहे हैं उसके हिसाब से आप ट्रांसड्यूसर को चूज करेंगे। सो अगर आप प्रेशर मेजर करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप प्रेशर ट्रांसड्यूसर को चूज करेंगे। ठीक है। अगर आप टेम्परेचर मेजर करना चाहते हैं तो फिर डेफिनेटली आप टेम्परेचर ट्रांसड्यूसर को चूज करेंगे। उसके बाद डिपेंड करता है कि आपका ट्रांसड्यूसर कौन सा प्रिंसिपल फॉलो करता है उस क्वांटिटी को मेजर करने के लिए। जैसे सिर्फ अगर हम टेम्परेचर ट्रांसड्यूसर की बात करें तो हमारे पास बहुत सी टाइप के टेम्परेचर ट्रांसड्यूसर्स हैं। जैसे हमारे पास रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिटेक्टर, जिसको हम आरटीडी, हमारे पास थर्मोकपल है, और इसके अलावा थर्मोकपल का प्रिंसिपल आपको पता है कि थर्मोकपल का प्रिंसिपल सीवेक इफेक्ट होता है। फिर हमारे पास थर्मिस्टर का प्रिंसिपल है, फिर हमारे पास आरटीडी का जो आरटीडी का प्रिंसिपल बेसिकली ये होता है कि रेजिस्टेंस वेरी करती है जब किसी भी मेटल की, जब आप उसका टेम्परेचर वेरी करते हैं। सो थर्मिस्टर का प्रिंसिपल भी सेमीकंडक्टर मटेरियल का बना हुआ होता है। वो ये है कि आप किसी भी सेमीकंडक्टर मटेरियल यानी उस का टेम्परेचर वेरी करेंगे तो आपके पास उसका रेजिस्टर इंक्रीज भी कर सकती है और डिक्रीज भी कर सकती है। सो ये डिफरेंट प्रिंसिपल्स होते हैं ट्रांसड्यूसर के। हम डिपेंड करेगा कि हम कौन सा टाइप ऑफ ट्रांसड्यूसर चूज कर रहे हैं, तो उस वक्त हम ये भी डिसाइड करेंगे कि वो कौन सा प्रिंसिपल कर रहा होगा, फॉलो कर रहा होगा। इस ऐसा क्यों हमें करना पड़ता है, क्योंकि अभी हम जब ये पढ़ेंगे तो हमें ये पता लगेगा कि किसी एक पर्टिकुलर ट्रांसड्यूसर की सेंसिटिविटी हो सकता है बहुत ज्यादा हो, कोई एक पर्टिकुलर ट्रांसड्यूसर हो सकता है बहुत एक्सपेंसिव हो, और कोई एक ट्रांसड्यूसर जो उनसे है वो बहुत ज्यादा हाई रेंज के टेम्परेचर्स को ना मेजर कर सकता हो। सो हम अपनी स्पेसिफिक एप्लीकेशन के लिए डिफाइन करेंगे कि क्या अगर हमने हाई रेंज का हमारे पास 3 टाइप के ट्रांसड्यूसर्स पड़े हुए हैं, ए, बी और सी। हम कहते हैं कि जी हमने बहुत एक्सपेंसिव यूज नहीं करना, तो हम कहेंगे जी ए पे नहीं जाते, ए एक्सपेंसिव है, हम बी या सी में से चूज करते हैं। ओके, फिर हम कहते हैं कि बी या सी में से बी ज्यादा सेंसिटिव है, तो हम एक्यूरेट रीडिंग लेना चाहते हैं, तो हम बी पे चले जाते हैं। सो इस बेसिस के ऊपर हम ट्रांसड्यूसर को सिलेक्ट करते हैं। एंड व्हाट एक्यूरेसी इज रिक्वायर्ड, ये वही बात है जो मैंने अभी आपको की कि आपको कितनी एक्यूरेसी रिक्वायर्ड है। फिर आप उन 4-5 अवेलेबल चॉइसेस के अंदर से ये देखेंगे कि कौन सी टाइप का ट्रांसड्यूसर हमने चूज करना है। ठीक है। सो हम डिफरेंट टाइप के ट्रांसड्यूसर्स पढ़ेंगे। उसके अंदर में अभी हम स्टार्ट करते हैं। मेरा ख्याल है पहला ट्रांसड्यूसर शायद उसने टेम्परेचर को डिस्कस किया हुआ। ये फैक्टर्स हैं इन सिलेक्शन ऑफ ट्रांसड्यूसर, ये वही बात है जो अभी हम कर चुके हैं, इसको आप पढ़ लीजिएगा, ये थ्योरेटिकली है। बेसिक रिक्वायरमेंट्स आपके पास क्या होती हैं ट्रांसड्यूसर्स की, ये आपके पास रगेडनेस को एक्सप्लेन किया हुआ है। इसका मतलब ये है कि कैपेबिलिटी ऑफ विथस्टैंडिंग ओवरलोड, यानी वो क्या इतना रफ एंड टफ है कि अगर उसके ऊपर आप बहुत ज्यादा लोड का मतलब ये होता है कि सपोज एक प्रेशर को मेजर करने का ट्रांसड्यूसर है, एक प्रेशर ट्रांसड्यूसर है, और उसकी रेंज ये है कि आप उसके ऊपर सपोज 100 एटमॉस्फेरिक प्रेशर से या 100 psi से लेके 100 psi से लेके 200 psi तक का लोड प्रेशर अप्लाई कर सकते हैं। सो सपोज अगर ये 200 से 250 हो जाए
तो भी उसको बियर करना चाहिए, या वो इसके बाद खराब हो जाएगा। तो कितनी विथस्टैंड कर सकता है वो उस ओवरलोड को। लीनियरिटी कितनी है, लीनियरिटी का मतलब ये होता है कि आपके पास ये इनपुट आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स है, और सपोज दिस इज इनपुट और दिस इज आउटपुट। ठीक है, सो अगर हमारे पास इनपुट के ऊपर कोई चेंज हम लेकर आ रहे हैं, तो अगर आपके पास आउटपुट एग्जैक्टली उसको फॉलो कर रहा है, तो ये एक स्ट्रेट लाइन होगी जिसको हम लीनियर कैरेक्टरिस्टिक्स कहते हैं। ठीक है, अगर ये नॉन लीनियर होगी तो इसका मतलब ये होगा कि इनपुट वेरी कर रही है, लेकिन आउटपुट जो सी है वो बहुत ज्यादा फास्टली वेरी कर रही है। और ये भी हो सकता है कि आपके पास इनपुट वेरी कर रही हो और आउटपुट जो सी है वो कोई खातर खा तौर पर वेरी ना कर रही हो, तो ये सारी की सारी आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स नॉन लीनियर होंगी। रिपीटेबिलिटी का मतलब ये होता है कि आप उसी सेम को रीडिंग को यूज करते हुए बार बार सेम रिजल्ट्स ले सकें। ठीक है, सो ये बाकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इनको आप पढ़ लीजिएगा। हिस्टैरिसीस को आपने पढ़ा हुआ है। हिस्टैरिसीस ये होता है कि आपके पास उसने हिस्टैरिसीस को आपने मेरा ख्याल है मोटर या जनरेटर के अंदर पढ़ा होगा। पढ़ा है आप लोगों ने हिस्टैरिसीस? हिस्टैरिसीस क्या होता है? जो रेजिड्यूल मैग्नेटिज्म होती है वो रह जाती है, जिसकी वजह से वो पहले प्रीवियस डोमेन्स को डीअलाइन करता है। पढ़ा हुआ है ना आपने? यस मैम, ट्रांसफार्मर में पढ़ा हूँ। हाँ, हिस्टैरिसीस पढ़ा हुआ होगा आपने। उसके बाद रिलायबिलिटी, ये सारी कॉमन टर्म्स हैं, इनको आप पढ़े होंगे। सिग्नल क्वालिटी, उसके बाद रेजिड्यूल डिफॉर्मेशन। रेजिड्यूल डिफॉर्मेशन का मतलब ये होता है कि सपोज मैंने भी डायफ्राम आपको बताया था, डायफ्राम की एबिलिटी ये है कि वो इस तरह से एक फिक्स उस प्लेसेस पे पड़ा होता है। सपोज आपने यहाँ से प्रेशर अप्लाई किया तो ये कुछ इस तरह से बेंड हो गया। ठीक है, और जैसे ही आपने प्रेशर रिमूव किया तो इसको वापस इसी जीरो पोजीशन पे आ जाना चाहिए। अगर आप बहुत ज्यादा प्रेशर अप्लाई कर देंगे तो थोड़ा सा वो डिफॉर्म हो जाएगा। ठीक है, सो अगर वो ऐसे डिफॉर्म हो जाता है तो इसको हम रेजिडुअल डिफॉर्मेशन कहेंगे। तो आपको कुछ एक्स्ट्रा फोर्स लगा के इसको वापस अपनी जीरो पोजीशन पे लाना पड़ेगा। एल्स आपके पास अगर तो वो उसके अंदर ये डिफॉर्मेशन नहीं होती तो दिस इज वेल एंड गुड। सो ये कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं जो कि ट्रांसड्यूसर की डिस्कस की हुई है, बुक ने भी उसको काफी डिटेल के अंदर पढ़ा हुआ है। अच्छा, हम यहाँ पर ट्रांसड्यूसर की क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। क्लासिफिकेशन इसकी, ये जो क्लासिफिकेशन है ना जो यहाँ पर शो हुई है, इसका मतलब ये नहीं है कि इसकी 4 टाइप्स हैं। इसका मतलब ये है कि हमारे पास ट्रांसड्यूसर्स को हम सबसे पहले ऐसे क्लासिफाई करते हैं, हम कहते हैं ट्रांसड्यूसर एनालॉग भी हो सकते हैं और डिजिटल भी हो सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ट्रांसड्यूसर एक्टिव भी हो सकते हैं और पैसिव भी हो सकते हैं। ये 4 टाइप की क्लासिफिकेशन हो सकती हैं। ठीक है, ये 4 जो बना हुआ है इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि ये 4 टाइप्स हैं ट्रांसड्यूसर की। ठीक है, उसके बाद आपके पास प्राइमरी एंड सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर भी हो सकते हैं और इनवर्स एंड ट्रांसड्यूसर्स भी हो सकते हैं। ट्रांसड्यूसर्स एंड इनवर्स ट्रांसड्यूसर भी हो सकते हैं। ठीक है, सो आपके पास ऑब्वियसली ट्रांसड्यूसर वो होगा, इलेक्ट्रिकल ट्रांसड्यूसर की अगर हम बात कर रहे हो तो हम कहते हैं कि वो ट्रांसड्यूसर होता है जो कि किसी भी नॉन इलेक्ट्रिकल फिजिकल क्वांटिटी को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट कर रहा होता है, और इनवर्स उसका ज़ाहिर है उल्टा होगा। एनालॉग वो होगा जो कि आपको कोई भी आउटपुट दे रहा होगा एनालॉग की फॉर्म के अंदर, और डिजिटल वो होगा जो कि आपको ज़ाहिर आउटपुट डिजिटल रीड आउट की फॉर्म में दे रहा होगा। एक्टिव और पैसिव को हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, इसको हम डिटेल के अंदर देखते हैं। सो हमारे पास एक्टिव ट्रांसड्यूसर्स वो होते हैं जिसको हम कोई भी सोर्स नहीं देते। जैसे द आउटपुट एनर्जी ऑफ एक्टिव ट्रांसड्यूसर इज सप्लाइड इंटायरली और ऑलमोस्ट इंटायरली बाय इट्स इनपुट सिग्नल। जैसे अगर आपने देखा हो कि हमने थर्मोकपल की बार बार बात की थी, हमने कहा था थर्मोकपल के अंदर हम दो डिसिमिलर मेटल्स को ऐसे ज्वाइन कर देते हैं और हम कहते हैं जी ये इसका हॉट जंक्शन है और ये इसका कोल्ड जंक्शन है। ठीक है, सो इसके क्रॉस सीबेक इफेक्ट की वजह से जब आप टेम्परेचर डिफरेंस क्रिएट होता है तो उस टेम्परेचर डिफरेंस के क्रिएट होने की वजह से मिली वोल्ट्स में आउटपुट प्रोड्यूस होती है। यहाँ पर कहीं आपने देखा हो कि मैंने कोई एक्सटर्नल वोल्टेज सोर्स नहीं लगाई इसके अंदर, यानी मैं एक्सटर्नली इसको कहीं से भी कोई करंट या वोल्टेज नहीं दे रही। ये जो इसके अंदर मिली वोल्ट्स में आउटपुट प्रोड्यूस हो रही है, ये इसके अंदर सीबैक इफेक्ट की वजह से प्रोड्यूस हो रही है। सो ये मैंने एक्सटर्नली नहीं दिया, ये खुद से जनरेट हुआ है। इसलिए इस तरह के ट्रांसड्यूसर्स को हम एक्टिव ट्रांसड्यूसर्स भी कहते हैं और हम इनको सेल्फ जनरेटिंग ट्रांसड्यूसर्स भी कहते हैं। एक्टिव ट्रांसड्यूसर की कॉमन टाइप जो सी है वो हमारे पास यही थर्मोकपल है जिसको हम थर्मोइलेक्ट्रिक भी कहते हैं, और उसके अलावा मोस्ट कॉमन जो टाइप है दैट इज पीजोइलेक्ट्रिक। पीजोइलेक्ट्रिक के अंदर ये होता है कि हमारे पास पीजोइलेक्ट्रिक क्रिस्टल्स होते हैं। आपने शायद पीजोइलेक्ट्रिक का नाम सुना है कभी पहले? जी, पीजोइलेक्ट्रिक का नाम सुना है? नो मैम। नहीं सुना। पीजोइलेक्ट्रिक हमारे पास
क्रिस्टल्स होते हैं, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है, क्रिस्टल्स होते हैं बेसिकली। जब हम उसको उसके ऊपर कोई फोर्स अप्लाई करते हैं या कोई प्रेशर अप्लाई करते हैं, हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे अभी, या डिस्प्लेसमेंट अप्लाई करते हैं, तो हमारे पास उसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है, या पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज सिग्नल क्रिएट होते हैं, ठीक है। उसको हम कहते हैं पीजो इलेक्ट्रिसिटी। सिमिलरली फोटोवोल्टेइक से आपका बहुत एक्सपीरियंस होगा, आपको पता है कि हम किसी भी फोटो डायोड या फोटो ट्रांजिस्टर के ऊपर लाइट फॉल करवाएं तो उसके अंदर से करंट फ्लो करता है, ठीक है। ये यानी उसके अंदर से फ्लो ऑफ मेजॉरिटी और माइनॉरिटी कैरियर्स होता है। सो उसके अंदर आप कोई भी आउट इनपुट पे कोई करंट नहीं दे रहे होते, अप्लाई नहीं कर रहे होते। सो इसका इसलिए ये सबके सब एक्टिव ट्रांसड्यूसर या सेल्फ जनरेटिंग ट्रांसड्यूसर की कैटेगरी में आते हैं। और हर वो ट्रांसड्यूसर, जैसे ये उसने एक माइक लगाया हुआ है, माइक पे आपको पता है कि आप इनपुट क्या दे रहे होते हैं, साउंड वेव्स दे रहे होते हैं, सॉरी इलेक्ट्रिक, आप इसके ऊपर और वो उसको साउंड वेव्स दे रहे होते हैं जिसको वो एम्पलीफाई कर रहा होता है। हम इसको ट्रांसड्यूसर की कैटेगरी में इसलिए भी लेके जा सकते हैं कि आपके पास इसको हमेशा किसी माइक को किसी पावर सोर्स से कनेक्ट करना पड़ता है, एक ऑक्सिलरी सोर्स या किसी पावर सोर्स से कनेक्ट करना पड़ता है, ठीक है। जैसे या उसके अंदर कोई बैटरी सेल्स हो सकते हैं या उसको एक्सटर्नली किसी इनपुट से कनेक्ट करना पड़ेगा। तो हर वो ट्रांसड्यूसर जिसको आपको कोई भी ना कोई देनी पड़ेगी, इनपुट देना पड़ेगा वोल्टेज की फॉर्म में या करंट की फॉर्म में, तो उन सारे ट्रांसड्यूसर को हम पैसिव ट्रांसड्यूसर कहते हैं। और ज्यादातर जो हमारे पास मेजॉरिटी ऑफ ट्रांसड्यूसर्स हैं वो सब के सब पैसिव की कैटेगरी में आते हैं। यहाँ तक बात क्लियर हो गई है? जी क्लास, बात क्लियर हो गई है? यस मैम। जी मैम होगी। अच्छा जी। अच्छा, ये जो प्राइमरी सेंसिंग एलिमेंट है और एनालॉग एंड रेजिस्टिव ये है, इसको हम अभी डिटेल में पढ़ते हैं। उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा उसका एक्सप्लेन करना चाहती हूँ। जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है बुक के अंदर चैप्टर वाइज, वो है स्ट्रेन गेज का। स्ट्रेन गेज का कभी नाम सुना? नाम सुना कभी स्ट्रेन गेज? नो मैम, सुना सुनी। कभी भी नहीं? वाल का नाम जी? क्या सुना? स्ट्रेन वाल का नाम सुना है मैम। अच्छा, जो इनके स्ट्रेन के लिए लगाया जाता है पानी की लाइन में, इसको स्ट्रेन वाल होता है। नहीं नहीं, ये स्ट्रेन गेज थोड़ा सा डिफरेंट। एक सेकंड जरा वेट कीजिएगा थोड़ा सा। जी, स्ट्रेन गेज आपके पास बेसिकली स्ट्रेन जो वर्ड है, हमने फिजिक्स के अंदर पढ़ा था, आपको याद है? स्ट्रेस एंड स्ट्रेन पढ़ा था। स्ट्रेस एंड स्ट्रेन याद है? यंग मॉडुलस याद है? यस मैम। क्या होता था यंग मॉडुलस? ये तो याद होना चाहिए। यंग मॉडुलस भी नहीं याद कि क्या होता था? स्ट्रेन गेज जो सा है वो हमारे पास टाइप है अगेन एक पैसिव ट्रांसड्यूसर की। और ये जो वर्ड है ना स्ट्रेन, इस वर्ड का मतलब ये है कि हमारे पास अगर आपको याद हो तो हम एक्सप्रेस करते थे द रेशियो ऑफ स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन। और स्ट्रेस को हम जनरली एक्सप्रेस करते थे बाय फोर्स अप्लाइड पर यूनिट एरिया, याद है ये? और स्ट्रेन हम अप्लाई करते थे, स्ट्रेस या स्ट्रेन का मतलब ये होता था कि हम किसी भी मटेरियल के ऊपर, मेटल के ऊपर या इलास्टिक मटेरियल के ऊपर कोई स्ट्रेस अप्लाई करते हैं। स्ट्रेस का मतलब होता है फोर्स अप्लाई करते हैं, तो उसके अंदर कोई चेंज इन लेंथ या चेंज इन विड्थ प्रोड्यूस होगी, तो उसको हम कहते थे स्ट्रेन, ठीक है। सो स्ट्रेन को हमेशा लिखा जाता है डेल्टा एल बाय एल से, यानी डेल्टा एल, एल उसकी ओरिजिनल लेंथ है और डेल्टा एल उसके अंदर आने वाला चेंज है, चेंज इन लेंथ है। सो अगर मैं मेरे पास एक वायर हो, इलास्टिक वायर हो या रबर बैंड हो, और सपोज मैं उसके अंदर इस डायरेक्शन के अंदर, ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर उसको स्ट्रेच करूं, तो मुझे बताएं इसकी लेंथ क्या होगी? सपोज इसकी लेंथ पहले ये थी, तो अब इसकी लेंथ क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी ना, खींचा है मैंने इसको ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर, तो इतनी बढ़ गई इसकी लेंथ, ये हो गई डेल्टा एल, और ये इसकी ओरिजिनल लेंथ थी एल। तो जितनी इसके अंदर ये चेंज आया है डेल्टा एल, इसको हम कहेंगे ये स्ट्रेन है, प्रोड्यूस्ड स्ट्रेन है। क्यों? क्योंकि आपने इसके ऊपर इस साइड पे, ऑपोजिट साइड पे स्ट्रेस अप्लाई किया था। और मुझे बताएं इसकी विड्थ क्या होगी?
आपने कभी रबड़ बैंड को खींच के देखा है? जी मैम। हाँ जी, तो रबड़ बैंड को खींचते हैं तो उसकी लेंथ बढ़ जाती है और विड्थ क्या हो जाती है? विड्थ क्या हो जाती है? कम हो जाती है। सो जो इसकी विड्थ है जिसको हम कहते हैं डेल्टा डी बाई डी, वो कम हो जाएगी, और जो इसकी लेंथ है डेल्टा एल बाई एल, ये बढ़ जाएगी। इसको हम कहते हैं स्ट्रेन। सो स्ट्रेन जो सा है वो किसी भी टाइप का हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन ये है कि हम इस स्ट्रेस या स्ट्रेन को पढ़ क्यों रहे हैं। हमारे पास जो स्ट्रेन गेजेस हैं ये बेसिकली फोर्स की मेजरमेंट के लिए, या वेट की मेजरमेंट के लिए, या प्रेशर की मेजरमेंट के लिए, या समटाइम्स डिस्प्लेसमेंट की मेजरमेंट के लिए यूज किए जाते हैं। ठीक है, और ये दो टाइप्स के होते हैं, बाउंडेड और अनबाउंडेड। और इनको यहाँ पर उसने एक वर्ड यूज किया हुआ है रेजिस्टेंस वायर। यहाँ पर वो ये कहता है कि हमारे पास स्ट्रेन गेज का प्रिंसिपल ये कहता है कि जब भी किसी मेटल के अंदर, ये मेटल्स के बने हुए होते हैं, जब भी किसी मेटल के अंदर और यहाँ पर उसने डिफरेंट टाइप भी बताई हुई है कि फॉयल स्ट्रेन गेज भी हो सकते हैं, वायर की टाइप के भी हो सकते हैं, रेजिस्टेंस टाइप के भी, और बेसिकली इन सब के अंदर रेजिस्टेंस ही वेरी हो रही होती है। सेमीकंडक्टर टाइप के भी हो सकते हैं स्ट्रेन गेजेस। तो जितने भी ये टाइप के स्ट्रेन गेजेस होते हैं, जब इनके अंदर कोई रिस्पेक्टिव स्ट्रेन प्रोड्यूस होता है, या इनके अंदर चेंज इन लेंथ या चेंज इन विड्थ आती है, तो उसकी वजह से इनकी रेजिस्टेंस वेरी कर जाती है, रेजिस्टेंस इंक्रीज या डिक्रीज कर जाती है। और रेजिस्टेंस कैसे इंक्रीज या डिक्रीज करती है, उसके लिए हमें पता है, ये उसने स्ट्रेस को एक्सप्लेन किया हुआ है कि आपके पास स्ट्रेस बेसिकली क्या होता है और स्ट्रेन क्या होता है। ठीक है, ये बहुत डिटेल के अंदर ये यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको पढ़ लीजिएगा। उसके बाद हमारे पास ये डेल्टा डी और अगेन डेल्टा एल, और उस को एक्सप्लेन किया हुआ है, और फोर्स पर यूनिट को एक्सप्लेन किया हुआ है कि स्ट्रेस एंड स्ट्रेन क्या होता है। अच्छा, यहाँ पर आपके पास एक टर्म यूज हुई थी अभी पीछे, बॉन्डेड और अनबाउंडेड। अनबाउंडेड का मतलब ये होता है कि वो जिस सरफेस के ऊपर आपने उसको रखा होता है। अच्छा, यहाँ मैं थोड़ा सा पीछे से वो एक्सप्लेन कर देती हूँ कि आपके पास प्राइमरी सेंसिंग एलिमेंट क्या होगा। यहाँ पर पीछे एक टर्म बताई हुई थी उसने, प्राइमरी सेंसिंग एलिमेंट। जो प्राइमरी सेंसिंग एलिमेंट होता है ना, मैंने अभी आपको ये बताया कि अगर आप कोई भी टेम्परेचर मेजर कर रहे हैं, सपोज थर्मामीटर से, थर्मामीटर के अंदर वो कौन सा पूरे थर्मामीटर के अंदर वो कौन सा एलिमेंट होता है जिसको आप बॉडी के साथ या किसी सरफेस जिसका टेम्परेचर मेजर करना है उसके साथ डायरेक्टली इन कांटेक्ट करते हैं? मरकरी। क्या क्या चीज होती है? मरकरी। मरकरी तो राइज करता है उसके अंदर एक बल्ब होता है जो कि उस बल्ब को आप डायरेक्टली बॉडी के साथ या जिस सरफेस का भी आप टेम्परेचर मेजर करना चाह रहे हैं, उसके इसमें कोई शक नहीं है कि उसके साथ एक मरकरी होगा, अंदर मरकरी होगा, लेकिन आपकी बॉडी को डायरेक्टली मरकरी टच नहीं हो रहा होता है, एक बल्ब टच हो रहा होता है जो कि आपकी हीट को एज सच मरकरी तक ट्रांसफर कर देता है। ऐसे ही है ना? सो वो एक ग्लास बल्ब होता है जिसको जो कि उसको एज सच ट्रांसफर कर रहा होता है। तो आपका प्राइमरी सेंसिंग एलिमेंट वही था। यहाँ पर अगर आपको एक टेम्परेचर सेंसर देख रहे हो, ये आरटीडी टाइप का एक टेम्परेचर सेंसर है, इसमें ये एक आपको नीडल सी नजर आ रही है। इसको हम उस लिक्विड के अंदर या उस सरफेस के ऊपर के अंदर इमर्स कर देते हैं, जिससे हमने डायरेक्टली उस फिजिकल क्वांटिटी से वैल्यू मेजर करनी है। सो समटाइम इसे हम पिकअप पॉइंट भी कहते हैं, या हम प्राइमरी सेंसिंग एलिमेंट इसलिए कहते हैं कि इसके बाद सेकेंडरी सेंसिंग एलिमेंट या नेक्स्ट कंपोनेंट्स हो सकते हैं जो कि प्राइमरी वेरिएबल को सेंस करके ट्रांसफर कर रहे हो। सिमिलरली हमारे पास जो प्राइमरी सेंसिंग एलिमेंट प्रेशर के फॉर्म में यूज होता है, वो हमारे पास बेलोज होते हैं, डायफ्राम्स होते हैं, और बोर्डन ट्यूब्स होती हैं। ये बेलोज और डायफ्राम आपकी ना बुक में भी बना हुआ है, इनकी शक्ल बनी हुई होगी प्राइमरी सेंसिंग एलिमेंट की। अगर आपके पास बुक है इस टाइम, तो बुक के अंदर 348 के ऊपर उसने कुछ प्राइमरी सेंसिंग एलिमेंट्स बनाए हुए हैं जिसके अंदर बोर्डन ट्यूब है। मैं नेक्स्ट क्लास के अंदर इनकी पिक्चर्स भी लगा दूंगी लेक्चर्स के अंदर, सो दैट कि आपको विजिबल हो जाए बिल्कुल। ठीक है, प्राइमरी सेंसिंग एलिमेंट ये वो होगा जो कि जिसके ऊपर डायरेक्टली आप कोई फोर्स अप्लाई करेंगे। सो मैंने अभी आपको यहाँ पर ये बताया कि स्ट्रेस या स्ट्रेन से आप डिस्प्लेसमेंट मेजर कर सकते हैं, या आप फोर्स मेजर कर सकते हैं, या आप प्रेशर मेजर कर सकते हैं। सो सपोज ये फोर्स को आप मेजर कर रहे हैं कि आपने कितनी अप्लाई की थी, और यहाँ पर आपके पास ये वो जो मूवेबल प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर आपने इसको अप्लाई किया, ये आपको वायर्स नजर आ रही हैं। इस टाइम अगर आप ये वायर्स देखें, ये वायर्स हैं, ये वाली, ये एक वायर ये है, एक वायर ये है, ये हैं, ये वायर्स नजर आ रही है ना, 4 पॉइंट्स जो आपको नजर आ रहे हैं।
आ रहे हैं ना? ये Yes, एक वायर है, ये एक वायर है, ये एक वायर है और एक ये वायर है, ठीक है। ये 4 वायर्स लगी हुई है आपके पास। ये जो ब्रिज होती है, ब्रिज होता है, व्हीटस्टोन ब्रिज होता है, उसके अंदर 4 ही वायर्स होती है ना, R1 R2 R3 एंड R4। सो ये वायर्स एक एंड से यहाँ कनेक्टेड है और एक एंड से यहाँ कनेक्टेड है, एक एंड से यहाँ है और एक एंड से यहाँ है। सो ये वायर्स कनेक्टेड है, इसका मतलब ये बॉन्डेड नहीं है। बॉन्ड का मतलब होता है किसी ग्लू से आपने चिपका दिया किसी सरफेस के ऊपर, ये बॉन्डेड नहीं है, ये खड़ी है। तो इसलिए यहाँ पर उसने उनको अनबॉन्डेड कहा हुआ है। और ये बॉन्डेड तब होंगी, मुझे नहीं पता इसने बॉन्डेड बनाया हुआ इसके अंदर कि नहीं, जिसके, हाँ ये बॉन्डेड बनाया हुआ है। ये देखिए यहाँ पर उसने वायर्स को, फाइन वायर को किसी बेस के ऊपर चिपका दिया है, बिल्कुल चिपका दिया है। अब जब आप इस बेस के ऊपर कोई फोर्स अप्लाई करेंगे तो वो रिस्पेक्टिव स्ट्रेन जो है वो इसके अंदर प्रोड्यूस हो जाएगा, ठीक है। रिस्पेक्टिव स्ट्रेन जैसे इसके अंदर प्रोड्यूस होगा, इस पूरी सरफेस के ऊपर जो भी आप फोर्स अप्लाई करेंगे या आप प्रेशर अप्लाई करेंगे या डिस्प्लेसमेंट अप्लाई होगी, तो उसके अंदर जो भी स्ट्रेन या प्रोड्यूस होता है उस स्ट्रेस के वर्सेस, उसको वो कैसे कन्वर्ट करेगा, इन द फॉर्म ऑफ रेजिस्टेंस कन्वर्ट करेगा। अच्छा, यहां तक बात क्लियर हुई है या अभी कंफ्यूज ही है? जी, बात क्लियर हो गई है। ये मैं अनबॉन्डेड की एग्जांपल भी अभी कराऊंगी आपको, इसलिए इसलिए परेशान नहीं हो। यहाँ तक बात क्लियर हो गई है? yes मैम। यस मैम। अगर कोई बात नहीं समझ आई तो मुझसे पूछ लेंगे। जितने भी टाइप के मेटालिक स्ट्रेन गेजेस यूज होते हैं, ये जनरली कॉपर के, कॉन्स्टेंटन के, एलॉयज भी होते हैं। एलॉयज पता है ना, एलॉयज क्या होते हैं? मिक्सचर यस मैम, मिक्सचर ऑफ मेटल्स। हाँ जी, जो आपके पास एलॉयज होते हैं जिसमें आप दो या दो से ज्यादा मेटल्स को आपस में कंबाइन करें अंदर अंडर कंट्रोल्ड कंडीशंस, यानी उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज को वेरी कर रहे हो, केमिकल प्रॉपर्टीज नहीं, फिजिकल प्रॉपर्टीज को वेरी कर रहे हो, ठीक है। सो यहाँ पर हम इसका पढ़ते हैं, देखते हैं कि हमारे पास, अभी हमने बार बार ये कहा, यहाँ पर एक टर्म यूज हुई है, ये आपको नजर आ रहा है GF, इसको कहते हैं गेज फैक्टर। ये नजर आ रहा है गेज फैक्टर के? ये गेज फैक्टर बेसिकली ये बताता है कि अगर आपके किसी भी स्ट्रेन गेज के अंदर कितना स्ट्रेन प्रोड्यूस होगा, कितना स्ट्रेन प्रोड्यूस होगा कि उसके ऊपर वो इतनी पर्टिकुलर चेंज इन रेजिस्टेंस दे। क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि आपके पास स्ट्रेस अप्लाई करने से कोई स्ट्रेन प्रोड्यूस होता है। स्ट्रेन का मतलब ये चेंज इन लेंथ। तो सपोज आपके पास कितनी चेंज इन लेंथ हुई कि उसके ऊपर उसने रिस्पेक्टिवली उतनी रेजिस्टेंस वेरी की। मुझे ये बताएं कि ये जो गेज फैक्टर है, इसकी वैल्यू अगर होगी 2 या इसकी वैल्यू होगी 5, तो इसमें से 2 ज्यादा बेहतर गेज फैक्टर है या 5 ज्यादा बेहतर गेज फैक्टर है? जी, क्या कहते हैं, कौन सा ज्यादा बेहतर गेज फैक्टर होगा? फाइव। हाँ जी, जाहिर है 5 बेहतर गेज फैक्टर होगा। उसकी वजह यह है कि आपने थोड़ा सा स्ट्रेन भी प्रोड्यूस हुआ उसके वर्सेस ज्यादा चेंज इन रेजिस्टेंस प्रोड्यूस होगा, तो आप उसको ज्यादा चेंज इन रेजिस्टेंस को इजीली देख सकेंगे इन द फॉर्म ऑफ वोल्टेज ड्रॉप या चेंज इन करंट, ठीक है। सो हम इस गेज फैक्टर की वैल्यू को निकालते कैसे हैं, उसको, और ये किसके इक्वल होता है, इसको एक दफा देखते हैं। ये आपको स्लाइड विजिबल हो रही है, ये आपकी बुक के अंदर एक प्रूफ भी हुआ है। इसके अंदर उसने गेज फैक्टर को एक्सप्लेन किया है कि गेज फैक्टर बेसिकली किसके इक्वल होता है, चेंज इन रेजिस्टेंस यानी डेल्टा R ओवर R और चेंज इन लेंथ, ठीक है। सो हमारे पास ये जो लेंथ होती है इसको हम स्ट्रेन के इक्वल लिखते हैं, यानी चेंज इन लेंथ डेल्टा L ओवर L, ठीक है जी। ये होता है एक्चुअली स्ट्रेन। सो नाउ अगर आपके पास, आपको रेजिस्टेंस का फार्मूला पता है ना, रेजिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है, रो L ओवर A, पता है ना ये फार्मूला? यस मैम। यस अच्छा, मैम। यहाँ पर रो बताएं क्या है, रो? कांस्टेंट है मैम। डेंसिटी। अल्लाह, डेंसिटी कहाँ से आ गई रेजिस्टेंस के अंदर? रेजिस्टिविटी होती है ये। और L क्या होता है, लेंथ होती है। और ये जो A है ये एरिया होता है। एरिया को जनरली जब हम रेडियस की फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं तो हम पाई आर स्क्वायर कहते हैं, अगर डायमीटर की फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे तो पाई बाय 4 d स्क्वायर कहेंगे। ये पाई बाय 4 d स्क्वायर आया है, कैसे आया है ये पता है ना? R को हम d बाय 2 भी लिख सकते हैं, है ना? जी मैम। R को d बाय 2 जी भी मैम। लिख सकते हैं। ओके, सो अगर आपके पास, आपने कोई स्ट्रेस अप्लाई किया और सपोज स्ट्रेन प्रोड्यूस हो गया, स्ट्रेन प्रोड्यूस होने से हमने कहा था इनिशियली इसकी रेजिस्टेंस ये थी, ये इसकी रेजिस्टेंस थी जो कि अनचेंज रेजिस्टेंस है। जब आपने इसके ऊपर कोई चेंज अप्लाई कर दिया तो डेफिनेटली इसकी रेजिस्टेंस चेंज हो गई होगी ना,
अगर वो चेंज हुई होगी तो उसके अंदर डेल्टा आर का चेंज आया होगा, ये वो चेंज है डेल्टा आर, रेजिस्टेंस चेंज हो गई और चेंज होके वो डेल्टा आर हो गई। मैंने इसको प्लस में इसलिए लिखा है कि हमें ये पता है कि जब आपके पास लेंथ इंक्रीज करती है तो रेजिस्टेंस इंक्रीज करती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप है ना। तो यहाँ Yes, पर ma'am. हम वो वाला केस ले रहे हैं स्ट्रेन का जिसके अंदर सपोज आप उसको खींच रहे हैं, यानी उस टाइप को हम एक्सियल स्ट्रेन कहते हैं, यानी आप उसको उसमें किस डायरेक्शन में खींच रहे हैं, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। तो आपके पास लेंथ बढ़ रही है और यहाँ पर आपने देखा है मैंने डायमीटर के साथ माइनस का साइन लगाया है। वो मैंने आपको एग्जांपल दिया कि अगर आप रबड़ बैंड को दोनों तरफ से खींचेंगे तो उसकी लेंथ बढ़ जाएगी और उसकी विड्थ कम हो जाएगी। ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता कि लेंथ भी बढ़ जाए विड्थ भी बढ़ जाए। जब आप उसको अंदर की तरफ दबा रहे होते हैं तो लेंथ कम हो रही होती है और विड्थ बढ़ रही होती है, और जब आप उसको बाहर की तरफ खींच रहे होते हैं तो उस टाइम लेंथ एक्सीड कर रही होती है, बढ़ रही होती है, प्लस हो रही होती है और विड्थ कम हो रही होती है। ये बात क्लियर हो गई है जी? क्लास क्लियर है ये बात? Yes, ma'am. अच्छा, तो हमने यहाँ पर ये किया कि अगर उसके अंदर लेंथ चेंज हुआ होगा तो फिर उसकी विड्थ कम हुई होगी, और ये चेंज रेजिस्टेंस का हमने फार्मूला दिखा दिया कि ये चेंज रेजिस्टेंस कैसे आई है। ये बात क्लियर हो गई है कि आपके पास डेफिनेटली रेजिस्टेंस चेंज होके आर प्लस डेल्टा आर में चेंज हो गई होगी। ठीक है जी। उसके बाद हमने ये किया कि जो हमारे पास ये अंदर वाली टर्म थी डी माइनस डेल्टा डी का होल स्क्वायर, इसको एक्सपैंड करके डी स्क्वायर माइनस 2d डेल्टा डी, ये वही मैंने फार्मूला लगाया है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है जी। अब ये डेल्टा जी डी जो सा है, अगर आप एक रबड़ बैंड लें और आप देखें कि इसकी लेंथ तो बड़ी है लेकिन ये जो डी है ना ये बहुत स्मॉल है, ये विड्थ है ना, ये डायमीटर, ये वाला डायमीटर ये बहुत स्मॉल होता है। रबड़ बैंड का आप देखें ना, रबड़ बैंड की लेंथ तो ज्यादा होती है लेकिन उसकी विड्थ बहुत थोड़ी होती है, और जो उसके अंदर डेल्टा डी होगा चेंज वो उससे भी थोड़ा होगा। कितना होगा? 0.01 सेंटीमीटर होगा, हो सकता है ये 0.1 सेंटीमीटर होगा, ऐसे ही है ना Yes, ma'am. जी। तो आपके पास जो डेल्टा डी होगा यानी 0.1 का होल स्क्वायर वो कितना होगा? डेल्टा डी का स्क्वायर उससे भी छोटा होगा। सो ये जो क्वांटिटी है ना, ये वाली क्वांटिटी डी स्क्वायर डेल्टा डी स्क्वायर, ये ओवरऑल बहुत छोटी बन जाती है क्योंकि 0.1 का स्क्वायर लेंगे तो वो और भी छोटा हो जाएगा। सो इसलिए हम इसको इग्नोर कर सकते हैं, इसको कैंसिल कर सकते हैं, जो कि क्वांटिटी क्लोजर टू जीरो चली गई है। सो हमारे पास फाइनली ये क्वांटिटी ये रह गई डी स्क्वायर माइनस 2d डेल्टा डी। इसके अंदर से हमने इस टर्म को एक्सक्लूड कर दिया क्योंकि ये बहुत स्मॉल हो रही थी। उसके बाद हमने क्या किया, हमने यहाँ से वो वाली टर्म ओरिजिनल निकाल रहे हैं जो कि यहाँ आ रही थी, ये हम इसको एक्चुअली रेजिस्टेंस की फॉर्म में लिखना चाह रहे हैं। ये ओरिजिनल टर्म आ गई है और ये वो टर्म है जो कि एक्स्ट्रा टर्म थी इसके अंदर। ठीक है, हमने यहाँ से डी को भी अंदर से कॉमन ले लिया और इधर से एल को भी कॉमन ले लिया, इसलिए ये डेल्टा एल के नीचे एल आ गया और डेल्टा डी के नीचे भी डी आ गया। ये बात क्लियर हो गई है क्या? Yes. कैसे आया है? Common आ ले गई है लिया. ना? Yes, है ma'am. जी, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद फाइनली हमने ये जो क्वांटिटी निकाली थी अलग, ये जिसको हमने कॉमन लिया था, इसको हम आर लिख सकते हैं क्योंकि एक्चुअली ये आर के इक्वल थी। यहाँ हमने इस इक्वेशन में देखा है कि ये आर के इक्वल थी। सो हमने उसके बाद एक और टर्म इंट्रोड्यूस करवाई, दैट इज पॉइसन रेशो। ये जो पॉइसन रेशो है ये आपके पास इक्वल होती है म्यू के, और पॉइसन रेशो ये कहती है कि जो लेटरल स्ट्रेन होता है, लेटरल स्ट्रेन का मतलब ये मैंने एक फिगर बना के बताया हुआ है, लेटरल स्ट्रेन का मतलब होता है वो स्ट्रेन जो कि विड्थ वाइज आता है, वो होता है डेल्टा डी बाई डी, वो उसकी रेशो डिवाइडेड बाय एक्सियल स्ट्रेन। एक्सियल स्ट्रेन समझ आ रहा है ना, ये जो लेंथ वाइज आ रहा है स्ट्रेन, Horizontal ये axis. स्ट्रेन की रेशो बनती है डेल्टा डी ओवर डेल्टा एल बाय एल। तो आपको ये भी पता होगा कि चूंकि लेंथ हमेशा ज्यादा होती है वायर के केस के अंदर, तो हमारे पास ये जो म्यू होता है पॉइसन रेशो, इसकी वैल्यू हमेशा 1 से कम आएगी, 0.1 0.2 0.3, क्योंकि विड्थ का जो स्ट्रेन होता है वो छोटी वैल्यू होती है और लेंथ का स्ट्रेन हमेशा ज्यादा वैल्यू होती है। क्लियर हो गई है ये बात? Yes, ma'am. ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद हम आ जाते हैं, हमने यहाँ पर इसको इसलिए एक्सप्रेस किया, हमने कहा जी म्यू फिर किसके इक्वल होगा? डेल्टा एल बाय एल और डेल्टा डी बाई डी। यहाँ से मैंने इसको ट्रांसफॉर्म करके इस डेल्टा डी बाई डी को इक्वेशन के इस साइड पे ले गए हैं और ये फाइनल ये बन गया। अब यहाँ पर आप इसको कहीं सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। हम यहाँ पर डेल्टा एल बाय एल की जगह या हम इसकी जगह उसको सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। हमने कहा सब्स्टिट्यूट किया है डेल्टा एल, एक सेकेंड, ये आपके पास था 1 माइनस 2 डेल्टा डी बाई डी। सो हमने इसको
सॉरी ये मैंने उल्टा लिख दिया यहाँ पर. दिस म्यू वाज एक्चुअली डेल्टा डी बाय डी ओवर डेल्टा एल बाय एल, ऐसे था. और जब आप इसको इक्वेशन के इस साइड पे लेके जाएंगे तो ये बनेगा म्यू डेल्टा एल बाय एल इज इक्वल टू डेल्टा डी बाय डी. ये यहाँ पर ये थोड़ा सा गलत हो गया, ये बाय मिस्टेक लिखा गया. ठीक है जी, ये आ गया. अब हमने क्या करना है, म्यू डेल्टा एल बाय एल को, यानी डेल्टा डी बाय डी, ये टर्म डेल्टा डी बाय डी थी, इसकी जगह हम पुट कर देंगे ये वाली टर्म म्यू डेल्टा एल बाय एल. या हम ऐसा इसलिए करें कि सारी फॉर्म डेल्टा एल बाय एल की फॉर्म में आ जाए. सो हमने इसको सब्स्टिट्यूट यहाँ पर करके डेल्टा डी बाय डी की जगह 2 म्यू डेल्टा एल बाय एल कर दिया. अब आप जब इसको इक्वेशन के इस साइड पे ले जाएं और मल्टीप्लाई करें तो ये आपके पास कुछ टर्म्स कट जाती हैं, जैसे ये आर इस आर से कट जाता है. एंड फाइनली हमारे, और यहाँ पर अगर आप देखें जो डेल्टा एल इंटू आर, यहाँ बहुत सारे डेल्टा इकट्ठे हो रहे हैं, इस टर्म को हमने इग्नोर कर दिया है. सो फाइनली आपके पास एक ये वाली टर्म आ रही है जहां से हमने इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हुए ये डेल्टा आर और इस आर को इधर नीचे ले जाएं तो ये हो जाएगा डेल्टा आर बाय आर, और फाइनली इस वाले डेल्टा एल बाय एल को इस साइड पे ले जाएं तो ये आ जाएगा 1 + 2 म्यू. ठीक है. सो अगर आप याद करें तो ये जो टर्म लिखी हुई है यहाँ पर डेल्टा आर बाय आर, ये वाली टर्म डेल्टा आर बाय आर ओवर डेल्टा एल बाय एल, ये किसके इक्वल थी एक्चुअली, ये गेज फैक्टर के इक्वल थी. ये देखें, ये डेल्टा आर बाय आर ओवर डेल्टा एल बाय एल, ये गेज फैक्टर की इक्वल थी. तो फाइनली हमने कहा कि गेज फैक्टर आपके पास 1 + 2 म्यू के इक्वल होता है, जो कि पॉइसन रेशियो की एक एक्सप्रेशन है. ठीक है, ये उसने एक्सप्रेस किया है. और यहाँ पर उसने एक एग्जांपल भी दी हुई है बुक के अंदर. उसने कहा जी कि हमारे पास एक रेजिस्टेंस स्ट्रेन गेज है. जनरली स्ट्रेन गेज के साथ ये वर्ड कॉमनली यूज किया जाता है, रेजिस्टेंस स्ट्रेन गेज. इसका मतलब ये होता है कि जब आप उसमें स्ट्रेन प्रोड्यूस करवाएंगे तो डेफिनेटली उसकी रेजिस्टेंस वेरी करेगी. ठीक है, सो इसलिए हमने इसको रेजिस्टेंस स्ट्रेन गेज का है. और इसका गेज फैक्टर आपके पास 2 के इक्वल है. सो हमारे पास k की वैल्यू आ गई 2 के इक्वल, और उसको उसने किसी स्टील मेंबर से बांधा है जिसका स्ट्रेस आपके पास इक्वल है. स्ट्रेस का मतलब होता है फोर्स पर यूनिट एरिया. सो स्ट्रेस आपके पास इक्वल है 1050 एंड इसके यूनिट्स दिए हुए हैं. द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, सो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या था, यंग मॉडुलस क्या था, स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन. सो ये उसने स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन मेंशन किया हुआ है, जिसकी वैल्यू ये है. कैलकुलेट द चेंज इन रेजिस्टेंस डेल्टा आर ऑफ द स्ट्रेन गेज एलिमेंट. सो हम हुक्स लॉ के अकॉर्डिंगली स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन का फार्मूला लिखेंगे जो कि आपके पास होता है स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन. सो ये हम स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन का फार्मूला इसलिए लिख रहे हैं कि हमें स्ट्रेस पता है और यंग मॉडुलस पता है, लेकिन हमें स्ट्रेन नहीं पता, ये वाली वैल्यू स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन नहीं पता. सो हम लिखेंगे स्ट्रेन कैलकुलेट करने के लिए हम ये फार्मूला लिखेंगे जिसमें स्ट्रेस को ऊपर रखेंगे, यंग मॉडुलस को नीचे रखेंगे. क्योंकि आपके पास यंग मॉडुलस जो फार्मूला उसने लिखा हुआ है मैं वो लिख देती हूँ. यानी यंग मॉडुलस को उसने मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को ई से मेंशन किया हुआ है, और स्ट्रेस को उसने स्ट्रेस ओवर और स्ट्रेन को उसने मेंशन किया हुआ है बाय सिग्मा. सो स्ट्रेन को मैं उस साइड पे ले जाऊंगी और ई को इधर ले जाऊंगी तो मेरे पास फाइनली स्ट्रेन की वैल्यू आ जाएगी. स्ट्रेन की वैल्यू निकालने के बाद उसने गेज फैक्टर दिया हुआ है. गेज फैक्टर का फार्मूला होता है k ओवर डेल्टा आर बाय आर डिवाइडेड बाय स्ट्रेन. सो स्ट्रेन हमें पता है और गेज फैक्टर भी हमें पता है, तो हम यहाँ से डेल्टा आर बाय आर निकाल सकते हैं. क्लियर हो गई है ये बात? यस मैम. ठीक है जी. Yes, तो ma'am. इस तरह के कुछ फार्मूला उसने एग्जांपल में भी दिए हुए हैं, वहां से भी आप सॉल्व कर सकते हैं. अच्छा, उसके बाद हम एक टाइप पढ़ते हैं अनबाउंडेड स्ट्रेन गेज की. अनबाउंडेड स्ट्रेन गेज के अंदर हम, अगर आप यहाँ पर देखें तो ये एक फिक्स स्ट्रक्चर है. ये वाला जो बाहर वाला स्ट्रक्चर है ना, दिस इज अ फिक्स स्ट्रक्चर. ये फिक्स स्ट्रक्चर है, सपोज करेंगे किसी वुडन बोर्ड का बना हुआ है जो कि मूव नहीं कर सकता. ठीक है, इसलिए उसने इसको स्टेशनरी फ्रेम का है. ये जो यहाँ पर आपको नजर आ रहा है ना, ये वाला बॉक्स, छोटा बॉक्स जो इसके अंदर है, इट कैन मूव, ये मूव कर सकता है. और हमने यहाँ पर ये जो ए डी बी और सी है ना, ये जो स्पोर्ट्स बनी हुई है, ये फिक्स्ड है, ये स्टेशनरी फ्रेम के साथ फिक्स्ड है. आप नोटिस करें जो ए पॉइंट है, डी पॉइंट है, बी पॉइंट है और सी पॉइंट है, ये स्टेशनरी वाली फ्रेम के साथ फिक्स है. और इनके दूसरे एंड्स, यानी ये वाले एंड्स और ये वाले एंड्स, ये इस मूवेबल प्लेट के साथ है. ये मूवेबल आर्मेचर आपको नजर आ रहा है. आर्मेचर का मतलब ये होता है कि आप उसको ऐसे या ऐसे मूव कर सकते हैं. ये इसके ऊपर, इस स्टेशनरी फ्रेम के ऊपर ये मूव कर रहा है. ठीक है जी. अब होता क्या है कि सपोज करते हैं कि हमारे पास इसकी डायरेक्शन इस टाइम मूवमेंट की, इसकी डायरेक्शन है ये डायरेक्शन जो उसने ली हुई, हम वही लेते हैं.
आप मुझे ये बताएं, अगर ऐसे मूव करेगा तो ये जो बी और सी है इसके ऊपर क्या इफेक्ट आएगा? बी और सी के ऊपर क्या इफेक्ट आएगा और ए और डी के ऊपर क्या इफेक्ट आएगा? बी और सी के अंदर जो स्ट्रेन प्रोड्यूस होगा, बी यहां पर चूंकि बी और सी फिक्स है और आप इसको इसी डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो बी और सी जो सा है वायर, बी और सी, इन दोनों की लेंथ कम हो जाएगी। ऐसे नहीं हो रहा, क्योंकि ये कंप्रेस हो रहे हैं ना। अगर आप नोटिस करें बी और सी कंप्रेस हो रहे हैं, क्योंकि आप इस आर्मेचर को इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। ये बी और सी तो फिक्स है, ये मूव ही नहीं कर सकते ये दोनों पॉइंट्स। पीछे से भी आप उसको धक्का दे रहे हैं तो बी और सी की डायरेक्शन जो स्ट्रेन है इसकी लेंथ कम हो जाएगी। और ए और डी चूंकि यहाँ फिक्स है और आप उसको मजीद इस तरफ धक्का दे रहे हैं, तो ये दोनों स्ट्रेच होना शुरू कर देंगे। ऐसे ही होगा ना। सो बी और सी की लेंथ कम हो रही है और ए और डी की लेंथ बढ़ रही है। ये बात क्लियर हुई है? जी क्लास, ये बात क्लियर हुई है? यस मैम। सबको क्लियर हो गई है? मुझे ये बताएं, लेंथ बढ़ने से रेजिस्टेंस पे क्या फर्क पड़ता है? डायरेक्टली रिलेशन है। हाँ, इंक्रीज करती है। सो इन दोनों की रेजिस्टेंस डिक्रीज कर रही होगी और इन दोनों की रेजिस्टेंस इंक्रीज कर रही होगी। ऐसे ही होगा। इसका मतलब है ए और डी की रेजिस्टेंस बढ़ रही है और बी और सी की रेजिस्टेंस कम हो रही है। ऐसे ही है ना? यस मैम। अगर मैं इसकी अगर मैं इसकी बैलेंस इक्वेशन लिखूं तो हमें पता है कि ऑपोजिट आर्म्स का प्रोडक्ट एक दूसरे के इक्वल होता है। सॉरी, ऑपोजिट आर्म्स का प्रोडक्ट एक दूसरे के इक्वल होता है। तो ये ए डी होगा और बी सी होगा। क्योंकि बी सी दोनों का प्रोडक्ट कम हो रहा था और ए डी दोनों का प्रोडक्ट बढ़ रहा था, तो ये ब्रिज क्या होगा? अनबैलेंस नहीं हो जाएगा? यस मैम। तो हम इसके अंदर गैल्वानोमीटर के बजाय अगर यहाँ पर कोई वोल्ट मीटर लगा के उसका पोटेंशियल मेजर कर लें, तो हमें अनबैलेंस वोल्टेज से ये पता लगेगा। यानी जितना ज्यादा ब्रिज अनबैलेंस्ड हुआ होगा, ओके, इतना ज्यादा इसका मैग्नीट्यूड बड़ा होगा, और ये जितना मैग्नीट्यूड कम हुआ होगा उतना ही ज्यादा आपके पास आउटपुट पे वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। ऐसे ही है ना? जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस जो आपको इस गैल्वानोमीटर पे आउटपुट पे मिलेगा, इसका मतलब ये है कि उतनी ही फोर्स आपने यहाँ पर लगाई होगी इसको यहाँ पर खींचने के लिए। क्योंकि जितनी फोर्स आपने लगाई होगी उतना ही ज्यादा इसके अंदर डिफॉर्मेशन आया होगा, यानी इसके अंदर स्ट्रेन प्रोड्यूस हुआ होगा। जितना ज्यादा स्ट्रेन प्रोड्यूस होगा उतना ज्यादा चेंज इन रेजिस्टेंस आया होगा, और जितना ज्यादा चेंज इन रेजिस्टेंस आया होगा उतनी ज्यादा गैल्वानोमीटर ने वैल्यू दी होगी। सो बाय द रीडिंग ऑफ दिस गैल्वानोमीटर हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि इसके ऊपर आपने फोर्स कितनी अप्लाई की थी। ओके मैम। क्लियर होगी ये बात? यस मैम। अच्छा जी, उसके बाद यहाँ पर ये वही मैंने बात जो एक्सप्लेन की हुई है आपके पास कि स्ट्रेन गेज इन अ ब्रिज अरेंजमेंट, आपके पास एक्टिव स्ट्रेन गेज हो सकता है, एक डमी स्ट्रेन गेज हो सकता है। ये इसको बुक में एक्सप्लेन किया हुआ, इसको आप पढ़ लीजिएगा। टाइप्स ऑफ स्ट्रेन गेज है कि आपके पास ये बॉन्डेड टाइप है। बॉन्डेड टाइप के अंदर ये होता है कि आप ग्रिड टाइप आप ऐसे यूज कर रहे हैं, यानी डायरेक्शन ऑफ स्ट्रेन आपके पास अच्छा, यहाँ पर डायरेक्शन ऑफ स्ट्रेन का बेसिकली मतलब ये है कि हमारे पास, जब भी मैंने अभी आपको बताया कि लेंथ वाइज स्ट्रेन हमेशा ज्यादा होता है और विड्थ वाइज स्ट्रेन कम होता है। ऐसे ही है ना? हमें ये पता है। सो डायरेक्शन ऑफ स्ट्रेन उसने यूं इसलिए बनाया हुआ है कि ये लेंथ वाइज इस तरह पड़ा हुआ है। अगर और आप ये जो स्ट्रिप है, ये बॉन्डेड स्ट्रेन गेज की बात हो रही है, ये एक फॉइल लगी हुई है, उस फॉइल के ऊपर आपने ये वायर बांध दी है, तो आपके पास डायरेक्शन ऑफ स्ट्रेन सिर्फ इन डायरेक्शंस में होगी। यानी इन डायरेक्शन में अगर आप फोर्स अप्लाई करेंगे ना, तो आपको स्ट्रेन खातर खा नजर आएगा। अगर आप इन डायरेक्शंस में स्ट्रेन अप्लाई करेंगे तो आपको स्ट्रेन खातर खा नजर नहीं आएगा, क्योंकि इसकी लेंथ तो वेरी करेगी नहीं, विड्थ वेरी करेगी, और विड्थ बहुत थोड़ी वेरी करती है, हमें पता है। अगर आप चाहते हैं कि आपको चारों डायरेक्शंस में या और डिफरेंट डायरेक्शन में स्ट्रेन नजर आए, तो हम इस तरह से यूज करते हैं। यहाँ पर आपने देखा एक दफा उसने इसको ऐसे लगाया हुआ है, यानी ऐसे भी लगा हुआ है एक स्ट्रेन गेज, सो दैट कि आपके पास इन डायरेक्शंस के अंदर आप स्ट्रेन मेजर कर सकें। दूसरा स्ट्रेन गेज उसने ऐसे लगाया हुआ है, ठहरे मैं इसको किसी और कलर से बना देती हूँ। दूसरा स्ट्रेन गेज उसने इस डायरेक्शन में लगाया हुआ है, और तीसरा स्ट्रेन गेज उसने इस डायरेक्शन में लगाया हुआ है। ये देखिए, सो ये सारे डायरेक्शंस के अंदर स्ट्रेन को कवर कर रहा है। इसको रोजेट टाइप ऑफ स्ट्रेन गेज कहते हैं। बुक में इसकी फिगर बनी हुई है, ठीक है जी। ये इस तरह से डिफरेंट टाइप ऑफ हेलिकल गेज और इस तरह के गेजेस यूज होते हैं। वही फॉइल स्ट्रेन गेजेस की बात हो रही है, ठीक है। तो इसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये पढ़ लीजिएगा। अच्छा, ये वही वाला प्राइमरी सेंसिंग एलिमेंट है जिसकी मैं बात करी थी। ये बेसिकली बोर्डन ट्यूब है।
जिसको हम यूज करते हैं, ये आपके पास बेलोज हैं। इसके मैं नोट्स भी शेयर कर दूंगी आपसे सॉफ्ट फॉर्म के अंदर, सो दैट कि आप वहां से इसको बड़ा इजीली पढ़ लेंगे कि ये प्राइमरी सेंसिंग एलिमेंट प्रेशर को मेजर करने के लिए कैसे यूज होते हैं। ठीक है जी, यहाँ तक बात क्लियर हो गई है? यस मैम। अच्छा चलें, रिमेनिंग जो हमारे पास पार्ट है उसको हम नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है जी। ओके मैम। ओके ओके जी, मैं आपकी